वेलकम टू विज्ञान वाइट। आज मैं क्लास 10th साइंस यानी केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 का MCQ अर्थात ऑब्जेक्टिव प्रश्न कराने वाला हूं। तो आप तैयार हो जाइए। साथ में आप चाहें तो कॉपी कलम भी लेकर बैठ सकते हैं, नहीं तो बाद में आप इसे आराम से लिख लीजिएगा। और चलिए ध्यान से सुनिए और कोशिश कीजिएगा कि पहले आंसर आप दें, उसके बाद मैं आंसर तो बताऊंगा ही, ठीक है। और जो मैं प्रश्न पूछूं उसे कमेंट करना है, उसे कमेंट में उसका आंसर लिखिएगा ताकि मुझे भी पता चले आप कितना सक्रिय होकर के इसे देख रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट। पहला प्रश्न है, वे तत्व जिनकी ऑक्साइड फिनोल्फ्थालीन के घोल को गुलाबी कर देते हैं, तो वह कौन सा तत्व है जिनके जो ऑक्साइड होते हैं वे फिनोल्फ्थालीन के घोल को गुलाबी करते हैं, ठीक है। तो याद रखना है, वे गुलाबी कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि वो क्षारीय कर रहे हैं। तो वो होते हैं जो धातु के ऑक्साइड होते हैं ना, धातु के ऑक्साइड याद रखना है। जो धातु के ऑक्साइड होते हैं ये किस प्रकृति के होते हैं, तो ये क्षारीय प्रकृति के होते हैं। और क्षारीय प्रकृति के हैं तभी वो फिनोल्फ्थालीन को गुलाबी कर रहे हैं, क्योंकि फिनोल्फ्थालीन क्या होता है, क्षार में गुलाबी हो जाता है। तो इसमें देखिए कौन से हैं जो धातु हैं। तो आप यहाँ पे पहला ही आंसर देखिएगा, जो सोडियम और पोटेशियम है दोनों के दोनों धातु हैं, तो यही सही आंसर होगा। इसमें सोडियम तो है लेकिन ये सल्फर अधातु है। इसमें भी देखिए यहाँ पे कार्बन अधातु है और यहाँ पे फास्फोरस अधातु है, तो ये तीनों से आंसर नहीं होगा। सही आंसर होगा ए अर्थात सोडियम और पोटेशियम। अगला प्रश्न है, आघात्यवर्धता और तन्यता का सबसे अच्छा वर्णन है, यानी इसमें से कौन सा है जो तन्यता और आघात्यवर्धता सबसे अच्छा दर्शाता है। तो इसका भी आंसर है ए। आप जानते हैं धातु में तन्यता, आघात्यवर्धता, चमक ये सब होता है, सोनरस भी होता है वह। इसी के साथ शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 3 को देखते हैं। 3 कह रहा है, निम्नलिखित में से एक उदासीन ऑक्साइड नहीं है, वह है, यानी इसमें से कौन सा एक ऑक्साइड है जो उदासीन नहीं होता है। नहीं तो बाकी सभी के सभी क्या होते हैं, सभी के सभी उदासीन होते हैं। तो आप जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड हो या फिर H2O हो, N2O हो, ये सभी क्या होते हैं, उदासीन होते हैं। इसका मतलब यह गलत है। हमें क्या चुनना है, उदासीन नहीं हो। तो ये जो N2O होता है वह उदासीन नहीं होता है। इसी के साथ पढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। प्रश्न संख्या है 4, कौन सा तत्व एक क्षारीय ऑक्साइड बनाएगा। तो अभी मैंने आपको ऊपर ही हिंट दिया है कि कौन क्षारीय ऑक्साइड बनाएगा। आप जानते हैं धातु ही होता है जो क्षारीय ऑक्साइड बनाता है। तो पहला ही विकल्प सही है, जो क्या है, पोटेशियम। और आप जानते हैं पोटेशियम क्या है, धातु है, धातु है तो यह क्षारीय ऑक्साइड बनाएगा, इसलिए सही आंसर हो गया। 5 देखते हैं, अम्लीय ऑक्साइड किस धातु द्वारा निर्मित होते हैं। अब इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा धातु है, कौन सा तत्व है, यहाँ पे तत्व पूछ रहे हैं ना, कौन सा तत्व है जो अम्लीय ऑक्साइड बनाता है, ठीक है। तो ये देखिए सोडियम कैल्शियम दोनों धातु ही हैं, ठीक है। और जो हाइड्रोजन भी ये धातु जैसा गुण दर्शाता है। तो इसमें सही आंसर कौन सा होगा, सी। ये जो अधातु है और अधातु है तो यह अम्लीय ऑक्साइड बनाएगा, क्योंकि आप याद रखिएगा जो जनरली जो अधातु होते हैं वे अधातु क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं अम्लीय ऑक्साइड, अम्लीय ऑक्साइड बनाते हैं, याद रखना है। प्रश्न संख्या है 6, AgNO3 अर्थात सिल्वर नाइट्रेट का विलयन दिया जाता है। आपके विचार से निम्नलिखित में से कौन Ag को AgNO3 से विस्थापित नहीं कर सकता है, यानी इसमें से कौन सा है जो सिल्वर नाइट्रेट में से सिल्वर को विस्थापित नहीं कर सकता है। तो आप जानते हैं ये वही करेगा जो सिल्वर से भी कम रिएक्टिव होगा, जो कम अभिक्रियाशील होगा। आप जानते हैं जो ज़्यादा अभिक्रियाशील तत्व होता है वह अपने से कम अभिक्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है। अर्थात आप यहाँ पे याद कीजिएगा सक्रियता श्रेणी, और सक्रियता श्रेणी में जो ऊपर वाले तत्व होते हैं वे अपने से नीचे वाले तत्व को विस्थापित कर देते हैं। इसमें सबको देखिएगा, मैग्नीशियम, जिंक, कॉपर, सोना। तो आप जानते हैं सोना इसमें सभी में सबसे कम अभिक्रियाशील है, अर्थात यही सही आंसर होगा, सोना उसे विस्थापित नहीं कर सकता है।
चलिए प्रश्न संख्या है 7। एल्युमिनियम, कॉपर, कैल्शियम और टिन में सर्वाधिक क्रियाशील कौन सा है? अब कौन सा ज़्यादा अभिक्रियाशील होता है तो आप जानते ही हैं, सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील इसमें कौन सा होगा, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील कौन सा होता है जी? कैल्शियम होता है, ठीक है। कैल्शियम इतना तेज अभिक्रिया करता है कि इसकी अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी भी होती है। निम्नलिखित में सबसे कम क्रियाशील धातु है, सबसे कम अभिक्रियाशील धातु कौन सा होगा, ठीक है। तो सबसे कम अभिक्रियाशील धातु कौन सी है जी इसमें? वह है चांदी। इससे भी कम था सोना, हम लोग देखे थे। 9 नंबर देखते हैं कि एक तत्व X, मान लीजिए कोई तत्व है जिसे हम X बोल रहे हैं, हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करके सहसंयोजी हाइड्रोक्साइड यानी H2X बनाता है, ठीक है, हाइड्रोक्साइड बनाता है। यदि H2X में सड़े हुए अंडे की गंध आती है तो तत्व X होने की क्या संभावना है, ठीक है। तो जब उसने हाइड्रोजन से अभिक्रिया करने के बाद क्या बनाया था? हाइड्रोजन ऑक्साइड बनाया था। तो अब उसका गंध आ रहा है सड़े हुए अंडे की तरह, तो क्या संभावना है कि वह कौन सा तत्व होगा, ठीक है। तो वह क्या होगा? वह होगा सल्फर, क्योंकि सल्फर की गंध उसकी वैसी होती है। निम्नलिखित ऑक्साइड में से उभयधर्मी ऑक्साइड है। तो आप जानते हैं कि जो Al2O3 होता है एल्युमिनियम ऑक्साइड, यह कैसा होता है? उभयधर्मी ऑक्साइड होता है। तो यह बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। 11 नंबर है, एक तत्व X की परमाणु संख्या 19 है, इसे X+ आयन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। अब जानते हैं 19 नंबर पे कौन सा तत्व है, तो यही आपको कमेंट करना है कि 19 नंबर पे कौन सा तत्व है। बस उसका सिंबल कर देना है, क्या वो कैल्शियम है, क्या वो पोटेशियम है, क्या वो फॉस्फोरस है, जो भी है आपको जो सही आंसर लगता है उसको क्या करना है, वही सिंबल कमेंट बॉक्स में ये लिख देना है। अब देखना है, लिख रहा है कि संख्या 19 है और वह X+ आयन बनाता है। X+ आयन का मतलब क्या है? X+ आयन का मतलब है कि वह एक इलेक्ट्रॉन दान किया है, तो इलेक्ट्रॉन दान कर दिया है, तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? तो देखिए संख्या 19 है, 19 में से एक दान कर दिया तो बच्चा है 18। जितनी परमाणु संख्या होती है उतना ही प्रोटॉन होता है और उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन में से एक तो यह दान किया है क्योंकि यहाँ पे एक प्लस चढ़ा है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ए। तो ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। प्रश्न संख्या है 12। एक तत्व Y की परमाणु संख्या 17 है, इसके Y- में यानी यह Y आयन बनाता है, जो ऋणात्मक आयन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? अब फिर इसका भी कमेंट आंसर कीजिएगा। 12 लिखिएगा। 12 में 17 नंबर पे कौन सा तत्व होता है उसका सिंबल यहाँ पे लिखना है। और अब इसका आंसर देखते हैं। तो आप जानते हैं 17 नंबर पे यानी उसमें 17 प्रोटॉन 17 इलेक्ट्रॉन होंगे। 17 में से एक ग्रहण किया है इसलिए तो यहाँ माइनस चढ़ा है, तो एक ग्रहण करेगा तो इसमें हो जाएगा 18, यानी सही आंसर होगा कौन सा? बी। इसी के साथ प्रश्न बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या मैंने यहाँ तक कहाँ तक करा था जी? हाँ 12 तक करा दिया था। अब 13 देखते हैं। 4 तत्वों ABCD की परमाणु क्रमांक 6, 8, 10 और 12 है। 2 तत्व जो आयनिक बंध या अआयनिक यौगिक बनाने के लिए प्रक्रिया कर सकते हैं। अब देखिए जो 4 तत्व है ना, एक का है 6, एक का है 8 और एक का है 10 और 12 है। ये आपस में जो इनमें से कोई 2 तत्व अभिक्रिया करेंगे तो उनकी क्या संभावना है कि कौन कौन इनमें से अभिक्रिया करेगा, ठीक है। तो ये अभिक्रिया कौन कौन से कर सकते हैं? अभी अभिक्रिया आप जानते हैं मैग्नीशियम कितना नंबर पे होता है जी? 12 पे। और ऑक्सीजन कितना होता है? 8 पे। यानी ये मैग्नीशियम और ऑक्सीजन यही दोनों अभिक्रिया कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन के पास क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन कम होते हैं स्टेक बनाने में और इसके पास 2 ज़्यादा होते हैं, तो इस तरह से दोनों बनाएंगे। यानी मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, मैग्नीशियम कितना पे होता है? 12 पे होता है और ऑक्सीजन 8 पे होता है। यानी 12 और 8 कौन सा होगा? तो 8 के लिए है यहाँ पे हाँ बी और डी, यानी डी विकल्प बिल्कुल इसका सही होगा। 14 नंबर प्रश्न पे देखते हैं। PQRS के परमाणु क्रमांक क्रमशः 6, 8, 6, 10,
12 और 17 हैं, कौन से दो तत्व सहसंयोजी यौगिक बना सकते हैं, तो यही बताना है। फिर से इसमें देखते हैं कि कौन कौन से यौगिक होंगे जो बना लेंगे। अब देखिए PQRS 4 है, यानी P का 6 है, Q का 10 है, R के लिए 12 है और S के लिए कितना है 17 है। तो इसमें से बताना है कि कौन कौन से हैं जो सहसंयोजक यौगिक यानी सहसंयोजी यौगिक बना सकते हैं। ठीक है, तो इसको देखते हैं कौन से बना सकते हैं। अब इसमें देखेंगे हम लोग सहसंयोजी जो यौगिक बनाने वाले तत्व होते हैं वे कौन से तत्व इसमें से बनाएंगे। तो इनको आप पहले पहचानिए कि 6 नंबर पे कौन सा तत्व होता है। तो आप जानते हैं 6 नंबर पर कार्बन होता है। ठीक है, 6 नंबर पे कौन सा होता है जी, कार्बन होता है। अब आप जानते हैं कार्बन तो सहसंयोजी यौगिक बनाता है। ठीक है, और कार्बन का जो परमाणु संख्या होता है ये 6 को आप बनाइएगा तो ये 2 और 4 होता है, यानी बाह्य तत्वों में बाह्य में है 4। और यह क्या कर सकता है, सॉरी मैंने यहाँ पे 17 लिख दिया है जी, सल्फर का कितना होता है 16 होता है। ठीक है, तो यह बना सकता है सल्फर के साथ ही, तो नहीं यहाँ पे P का मतलब है कार्बन, वास्तव में मैं इसे फास्फोरस समझने लगा था। तो P का मतलब है कार्बन और S का मतलब तो सल्फर ही है। तो ये दोनों मिल करके सहसंयोजक बनाते हैं, तो यही होगा P और S। निम्नलिखित में से किसी एक यौगिक का विलयन विद्युत का चालन नहीं करेगा, वह कौन सा यौगिक है। यानी इनमें से कौन सा यौगिक है जिसका जो विलयन है वह मतलब उसको जल में घोलेंगे तो वह विद्युत का चालन नहीं करेगा। तो आप जानते हैं जो आयनिक यौगिक होते हैं वे तो विद्युत का चालन करते हैं, और जो आयनिक यौगिक नहीं होगा यानी सहसंयोजक यौगिक होगा वही विद्युत का चालन नहीं करेगा। तो देखिए इसमें कौन है जो विद्युत का चालन नहीं करेगा। अब इसमें देखिएगा तो सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड ये सभी तो चालन करते हैं, और इसमें पूछ रहा है चालन नहीं करेगा। ठीक है, तो कौन नहीं करेगा, कार्बन टेट्रा क्लोराइड ये है जो विद्युत का चालन नहीं करेगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। XYZ के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हैं, ये पूछ रहा है XYZ के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है ये बताना है। तो इसमें देख रहे हैं आप X में क्या लिखा है 2, Y के सामने 2 8 7 और Z के सामने 2 8 2। तो X के सामने 2 है यानी 2 उसमें इलेक्ट्रॉन है, तो क्या X एक धातु हो सकता है। तो आप जानते हैं X पे क्या होता है 2 यानी हीलियम है, तो यह तो धातु नहीं हो सकता है, तो ये पहला विकल्प गलत है। दूसरा है कि Y एक धातु है, तो देखते हैं क्या Y एक धातु है कि नहीं। तो इसमें क्या होगा 2 8 10 और 7 17 क्लोरीन, तो इसके ऐसे भी बाह्यतम कक्षा में देखिएगा 7 हैं, तो ये भी धातु नहीं हो सकता है, ये भी गलत है। तीसरा देखते हैं 2 8 2, ये क्या होता है मैग्नीशियम, और ऐसे भी देख सकते हैं बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब यह क्या है, यह एक धातु है। और यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, वास्तव में ये मैग्नीशियम क्या होता है धातु होता है, और ये क्या बोल रहे हैं कि Z एक अधातु है, तो ये भी गलती है भाई, Z अधातु नहीं यह धातु है, ये दोनों अधातु थे, तो इस तरह तीनों गलती हो गया। डी देखते हैं, Y एक अधातु है और Z एक धातु है, तो बिल्कुल सही। Y तो हमने देखा ही था अधातु है और Z क्या है एक धातु है, तो बिल्कुल सही आंसर है डी। ये देखिए काफ़ी डीप प्रश्न है, या ये सोचने वाला प्रश्न है, अच्छे से सोच करके इसको आंसर देने वाला है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा गुण आयनिक यौगिकों द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जाता है। यानी कौन सा गुण है जो आयनिक यौगिक प्रदर्शित नहीं करते हैं। तो चलिए अब थोड़ा तेज़ी में शुरू करते हैं। पहला है जल में घुलनशीलता, ठोस अवस्था में विद्युत चालकता, उच्च गलनांक और क्वथनांक, गलित अवस्था में विद्युत चालकता। ठीक है, तो इसमें देखिएगा आप कि ये जल में घुलनशील भी होते हैं, उच्च गलनांक और क्वथनांक होता है, ठोस ये गलित अवस्था में विद्युत का चालन भी करते हैं, साथ में ये रवेदार भी होते हैं, लेकिन ठोस अवस्था में विद्युत का चालन नहीं करते हैं। तो सही आंसर यही होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे नहीं पे ध्यान देना है। मैग्नीज धातु का एक अयस्क है, मैग्नीज का अयस्क कौन सा है, तो आप जान ही गए होंगे इसका क्या है जी। मैग्नीज का अयस्क कौन सा है, यह है पाइरोलूसाइट।
निम्नलिखित में से कौन एक लौह अयस्क है? कौन एक लौह अयस्क है? इसमें से कौन सा है जी? हेमेटाइट जो है वह क्या है? लौह अयस्क है। शनिवार क्या है? यह आपको बताना है। इसके बारे में मैंने बताया है, ये सबके बारे में बताया है, ये आपको बताना है। बॉक्साइट अयस्क से निकाली जा सकने वाली धातु है। बॉक्साइट अयस्क से निकाली जा सकने वाली धातु है, यानी बॉक्साइट अयस्क से कौन सी धातु निकाली जाती है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो आप जानते हैं, मैंने इसके बारे में तो आप लोगों को पूरा डिटेल में बताया है। अगर आप कमेंट कर सकते हैं तो कीजिए। चलिए मैं ही बता देता हूँ। आप जानते हैं ये, इससे बॉक्साइट अयस्क से क्या निकाला जाता है? एल्युमिनियम निकाला जाता है। 20 तक था ना, और 21 से। वे दो धातुएं जिनके सल्फाइड को केवल हवा में गर्म करके निकाला जाता है, यानी वे धातु हैं जिनको क्या करते हैं, उनको सल्फाइड से केवल हवा में गर्म करते हैं तो वे प्राप्त हो जाते हैं। तो वे धातु कौन से हैं? वे धातु हैं लेड और कॉपर। ठीक है, वह सामान्य धातु जो जंग के लिए अत्यधिक प्रतिरोधी है, यानी जिसमें जंग बहुत ही कम लगता है। ठीक है, तो वह कौन सा है? एल्युमिनियम, क्योंकि एल्युमिनियम के ऊपर एक खुद की परत जम जाती है एल्युमिनियम ऑक्साइड की, जो उसे संक्षारण यानी जंग लगने से बचाती है। जिंक धातु का एक महत्वपूर्ण अयस्क है। जिंक धातु का महत्वपूर्ण अयस्क क्या है? ये आप अब तक गेस कर चुके होंगे और आपने बिल्कुल सही गेस किया है, कैलामाइन। 24 नंबर प्रश्न है, एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क क्या है? एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क क्या है? अभी इसका मैंने रिवर्स क्वेश्चन देखा था ऊपर कि बॉक्साइट है। दो धातुएं जो उनके गलित लवणों में विद्युत अपघटनी अपचयन द्वारा निष्कर्षित की जाती है। तो अब जानते हैं जो ज़्यादा विक्रियाशील धातुएं होती हैं उन्हीं को विद्युत अपघटनी विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो वे दोनों धातुएं कौन सी हैं? तो वे दोनों ही धातुएं हैं मैग्नीशियम और एल्युमिनियम, क्योंकि ये अधिक अभिक्रियाशील होती हैं। स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु में, लौह धातु में मिलाया जाता है, यानी स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु बनाने के लिए लोहा में क्या मिलाया जाता है? ठीक है, आपको मैंने मिश्र धातु बताया है कि क्या करते हैं, जब दो या दो से अधिक धातु या धातु को मिलाया जाता है तब उसे हम लोग बोलते हैं मिश्र धातु। और हम लोग क्या करते हैं, स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए लोहा में क्रोमियम के साथ निकेल मिलाते हैं। प्रश्न संख्या 27, यदि कॉपर को नरम हवा के संपर्क में काफ़ी समय तक रखा जाता है तो इसकी सतह पर हरे रंग की परत बन जाती है। इस परत के बनने का क्या कारण है? यानी अब जानते हैं वो कॉपर में जो हरे रंग का जो संक्षारण होता है, तो उसकी जब संक्षारण होता है तो वो हरे रंग का बनता है। तो किसके कारण बनता है? अब जान रहे हैं कि कॉपर में जब बन रहा है, कॉपर में जब संक्षारण हो रहा है तो वह कौन सा यौगिक होगा, यानी किस चीज़ की वह परत होगी? तो वह किस चीज़ की परत होगी? कॉपर ऑक्साइड की। निम्नलिखित में से मरकरी धातु का एक अयस्क है। तो कौन मरकरी का अयस्क है? मरकरी का अयस्क है शनिवार। और लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मिश्र धातु में से एक अधातु भी घटक के रूप में होती है? यानी कौन सा मिश्र धातु है जिसमें अधातु को भी मिलाया जाता है? तो ये धातु कौन सी है? स्टील। कौन सी धातु है जी? स्टील। तो इसके साथ ही ये ऑब्जेक्टिव का वीडियो समाप्त होता है और इस सभी ऑब्जेक्टिव को आपको लिखना है, उसको याद करना है। ठीक है, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय।